हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज पहली क्लास है हम लोग की सीए फाउंडेशंस की, और सीए फाउंडेशंस के अंदर जो सब्जेक्ट हम लोग पिक कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो आप क्लास 11th और 12th में अकाउंटेंसी पढ़ते थे उसी का भाई है ये। और इसमें जो सीए फाउंडेशंस में इस बुक का जो नाम है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट, इसके अंदर आपको दो मॉड्यूल्स मिलेगी, यानी दो किताबें मिलेंगी। एक मॉड्यूल 1 में कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ मॉड्यूल 2 में चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम लोग पिक कर रहे हैं वो पिक कर रहे हैं मॉड्यूल 1 को, और मॉड्यूल 1 में भी जो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स है वो मैं जो यहां पढ़ाऊंगा वो फॉलो करके हम लोग चलेंगे इस क्लासेस के अंदर। मैं उन चैप्टर्स के ऊपर सबसे पहले फोकस करूंगा जो ज्यादा मार्क्स गेनिंग है, जिनका आना लगभग एग्जामिनेशंस में तय है और उनमें मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। उससे फायदा ये होगा स्टूडेंट कि ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगी जो अभी मई में देने वाले थे एग्जामिनेशन, जिनका टल करके अभी चला गया है जून के अंदर, बट उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगी। बाकी जो बच्चे अगले नवंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जो करंट 12th के अंदर है, वो अपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करते पढ़ सकते हैं। उनकी पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करा दी जाएगी उनके एग्जामिनेशन से पहले। अब स्टूडेंट, जो पहला चैप्टर हम लोग पिक कर रहे हैं अपने इस मॉड्यूल 1 के अंदर वो है चैप्टर 9। इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट, जैसे ये मैं चैप्टर का नाम लिखा होगा आपको पुरानी यादें कुछ ताजा हो गई होंगी, खास करके उन स्टूडेंट्स को जो अभी अभी 12th का एग्जामिनेशंस दिए हैं। उनके अंदर भी एक चैप्टर आता था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते थे। अब स्टूडेंट, उनको तो ये चैप्टर देखते ही लगा होगा कि जैसे मजा आ गया कि पहला चैप्टर तो लग रहा है जैसे पहले ही कंप्लीट करके हम लोग बैठे हैं, ये वाली क्लास तो देखने की जरूरत नहीं है, बंद करो चैनल को। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर निश्चित तौर पे वही चैप्टर है जो क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट 12th से बहुत सारी बातें अलग आएंगी इस चैप्टर्स के अंदर। पहले तो जो कंसेप्ट का लेवल है, डेप्थनेस है, वो वहां से अधिक होने वाली है इसके अंदर। दूसरी चीज, आपने बहुत सारे एजम्पशंस पढ़े होंगे। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड का एजम्पशंस अलग होता है इस चैप्टर के ऊपर। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो उसके अंदर अलग एजम्पशंस, बहुत सारी चीजों के ट्रीटमेंट को लेकर के पढ़ा होगा आपने। सीबीएसई से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो फिर बच्चे उसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के एजम्पशंस अपने अपने चले होंगे। बट जैसे ही हम फाउंडेशंस के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट, तो बहुत अलग अलग बोर्डों के बाद आने के बाद जब हम एक जगह आते हैं तो वहां क्या फॉलो करते हैं, वो सारे एजम्पशंस फॉलो करके चलेंगे जो ये किताब हमें फॉलो करा रही है। यानी स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई का है, जितने एजम्पशंस जो जो बोलेगा वही वही हम मान करके चलेंगे, भले ही इससे पहले हमने कुछ और पढ़ा हो क्लास 12th के अंदर। तो क्लास 12th की बातों को अब हम लोग साइड करके चलेंगे, ऐसा मानेंगे जैसे पहली बार देख रहे हैं ये चैप्टर। इतनी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने पहले ये चैप्टर देखा था या नहीं देखा था। अगर नहीं देखा था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने देखा भी था तो उसको डिलीट करके आएंगे और इसको बड़े ईमानदारी से वापस से मेरे साथ पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, जैसे ही मैंने बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आपको बता दूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते कौन है। स्टूडेंट, जनरली ये होते हैं जैसे स्कूल हो गए, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे आपके क्लब हो गए। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्लेम करते हैं कि ये प्रॉफिट के लिए सोसाइटी में काम नहीं कर रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य सोसाइटी को सर्विस देना, और सर्विस देने के लिए आए हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए काम करते हैं। ऑफकोर्स इन्हें भी इनकम होता है, ऑफकोर्स इनका भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इनका इनकम और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता, यानी ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए होते हैं। तो ये फिर किस लिए आते हैं? ये आते हैं सर्विस के लिए, प्योर सर्विस मोटिव के लिए आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप कहोगे कह रहे सर हमने तो स्कूल देखा, हम लोग से बहुत फीस लेता था, उसके प्रिंसिपल उसके डायरेक्टर खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे। स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकली क्या होता है वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करेंगे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हमें अपने मन को यही समझा करके चलना है कि उनको कोई फायदा नहीं होता। एक्चुअली उनको फायदा होता होगा, एक्चुअली वो एंजॉय करते होंगे, एक्चुअली वो गलत चीजें रिपोर्ट करते होंगे, बट उन चक्करों में हमें नहीं पड़ना। हमें इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चलना है कि हम ईमानदार है और पूरी दुनिया ईमानदार है। तो जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी ईमानदारी से बनाया करते हैं। तो स्टूडेंट, जो सिर्फ सर्विस मोटिव से आया है, जिसका प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अंदर रिलीजियस ट्रस्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उन सारी चर्चाओं को हम लोग धीरे धीरे लाइन टू लाइन करते रहेंगे अपने इस बुक से।
बट स्टूडेंट, अब माइंड में मैंने अभी अभी आपको बोला कि सर जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट तो उसकी होगी नहीं, लेकिन अभी अभी आपने बोला है कि इनके भी इनकम होते हैं, इनके भी खर्चे होते हैं। तो सर इनकम आया और खर्चे किए गए, उसके बाद इन डिफरेंस के जो बचता होगा क्या वो प्रॉफिट नहीं कहलाता होगा? जैसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल में करते थे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे अपने रेवेन्यू से, तो जो बचता था वो प्रॉफिट हो जाता था। इसके अंदर भी तो ऐसी स्थिति आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है स्टूडेंट। यानी हो सकता है कि आपको इनकम हुआ, यानी आप एनपीओ हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, संचालित कर रहे हो, उसके अंदर इनकम हुआ और आपने कुछ खर्चे भी किए यानी एक्सपेंडिचर भी किए, उसके बावजूद आपके पास कुछ बच गया, लेकिन स्टूडेंट ये प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, इसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि ये जो बचा है हम वापस अपने मेंबर्स के ऊपर, जो हमारे मेंबर्स हैं या जिस काम के लिए हमने बनाया है उनको सर्विसेज देने में, इस जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बचा हुआ है उसे खर्च कर डालेंगे। ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। कोई मालिक नहीं है जो आपस में प्रॉफिट बांट लिया करेगा। जैसे आप पार्टनरशिप में क्लास 12 के अंदर पढ़ते थे कि पार्टनरशिप के अंदर बची हुई प्रॉफिट को बांट लेते, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बांटेगा, वो फर्म के अंदर ही पड़ा रहेगा और बाद में सर्विसेज देने के लिए अपने मेंबर्स को यूज कर लिया जाएगा, इसलिए उसे प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा। अब माइंड में बात आएगी, सर प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा तो बोला क्या जाएगा? कुछ तो नाम होगा, एक्स्ट्रा पैसा बचा, कुछ तो नाम होगा स्टूडेंट, उसे कहेंगे हम लोग सरप्लस। यानी अब जब हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो भी हम बनाएंगे उसको एक नाम दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा आएगा यानी इनकम, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो आएगा उसे हम कहना सीखेंगे सरप्लस। अब हम उसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि वो प्रॉफिट है। इसी प्रकार से बच्चे अगर वो नेगेटिव आता है तो पहले हम लॉस बोला करते थे, अब यहां लॉस नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। इन सारी बातों को हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक अंतर जो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से इसके अंदर, वो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कशन किया। बट अब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, एक ओवरव्यू दिया और वो चर्चा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से मुख्य खाते या फिर क्या क्या चीजें बनानी जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और मैं आपको ले चल रहा हूं अपने स्क्रीन पे। आप आ जाइए फटाफट और यहां से एक नया पेज मैं खोल लूं ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। और आ जाएंगे स्टूडेंट। अब आप पूरा कंसंट्रेशन, आपको कुछ भी फिलहाल नोट नहीं करना, बाद में वीडियो आराम से पॉज करके पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। फिलहाल सारी बातें आप यहां पर समझने के लिए ध्यान देंगे। स्टूडेंट जब आप आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आते हैं आपके माइंड में आएगा सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें बना करके चलनी है। मैं फटाफट बिना लेट किए बता दूं आखिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग जो बनाना सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुख्य चीजें जो होती हैं, नंबर 1 हम लोग को सीखना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने ये सारे शब्द सुने हुए हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको भी ये चैप्टर उतना ही समझ आएगा जितना कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को समझ आ रहा है। ठीक है, एक चीज लिख लिया हम लोगों ने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2 हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं एनपीओ लिख देता हूं जिसका मतलब होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 मुख्य चीजें हम लोग को बना करके चलनी है इस चैप्टर के अंदर। देखने में क्या लग रहा है? ओनली 3 थिंग्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द एनपीओ। लेकिन स्टूडेंट ये 3 चीज बनाने के लिए बहुत सारी वर्किंग सीखनी हम लोगों को, क्योंकि जब तक वो वर्किंग्स नहीं सीखेंगे ये हम लोग को समझ नहीं आएगा। और एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करके लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, मैं मान करके चल रहा हूं कि यहां पर कॉमर्स से ज्यादा नॉन कॉमर्स ग्राउंड के बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। मैं मान करके चल रहा हूं जो कॉमर्स वाले भी आए वो भी 12th के अंदर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ताकि उन्हें कहीं से भी स्किप ना हो कोई सा भी कंसेप्ट। तो स्टूडेंट ये 3 मेन चीजें हमें पढ़नी है। तो ओवरव्यू मैंने लिख दिया, बट अब इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा दूं, फिर मैं ये तीनों चीज पर लेकर के आऊंगा। तो इतनी नोटिंग करके आप बस छोड़ सकते हैं। अब मेरे साथ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ सीखनी है, वो चलेंगे। स्टूडेंट इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको कुछ क्लास 11 की बातें याद दिलाना चाहता हूं। ये क्लास 11th के अंदर, क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट आपने 2 टर्म सीखा होगा, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
और इसी प्रकार से स्टूडेंट आपने सीखा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और एग्जामिनेशन में, आईसीआई के सीए फाउंडेशंस के एग्जामिनेशन में हर बार जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं, 4-5 अटेम्प्ट से आप जाकर के देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो इसी के ऊपर आया है कि आपको आइटम का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स है या रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। यही सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए स्टूडेंट, इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर भी है सीए फाउंडेशंस के अंदर, वहां जाकर के बहुत सी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जितनी बातें इस चैप्टर को समझने के लिए हमें जाननी है वो बातें मैं आपको डिस्कस करूं। तो दो तरीके के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के नेचर होते हैं। एक नेचर कहलाता है कैपिटल और एक नेचर कहलाता है रेवेन्यू। ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो मालिक पूंजी लगाता था, और ये रेवेन्यू वो वाला रेवेन्यू नहीं है जो कमाई को रिप्रेजेंट करते थे। बेटे, ये कैपिटल और रेवेन्यू एक नेचर है जो हम लोग रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को देते हैं। खैर, इतनी बातें आपको पता होंगी, नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दिया। अब रिसिप्ट का मतलब, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट की चर्चा करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा करेंगे। अब स्टूडेंट, रिसिप्ट सब सुनते ही आपको पता चल जाता होगा सर इसके अंदर कुछ प्राप्त होने जैसी चीज है, यानी मिलने वाली चीज है। बिल्कुल सही बात है, आपको पैसे मिल रहे हैं तो इसको मैं कह सकता हूं कैश इनफ्लो। क्या होता है हमारा? कैश इनफ्लो। तो चाहे ये रिसिप्ट हो चाहे ये वाला रिसिप्ट हो, दोनों में कैश इनफ्लो हो रहा है। स्टूडेंट, आप टॉपिक नहीं लिखेंगे बट ये रिसिप्ट्स का मतलब इनफ्लो ही है, यानी पैसा आ रहा है। लेकिन पैसा आना का नेचर अलग अलग है। अब खुद सोचना, मैं आपको बोलता हूं कि आप एग्जांपल सोच करके चलिएगा। मान लीजिए कि आप कोई स्कूल चलाते हो और आपको फीस मिल रही है, इसके अंदर भी आपको इनफ्लो हो रहा है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हर महीने पैसा मिलता है। और आपने क्या किया, अपने स्कूल का कोई एसेट्स, बाय द वे आपके पास स्कूल बस थी, वो बस उठा करके आपने बेच दिया, उसके अंदर भी पैसा मिल रहा। तो भैया है तो रिसिप्ट सी ना, लेकिन दोनों ट्रांजैक्शंस के नेचर अलग अलग हो गए। अब उन्हीं नेचर को हम लोग या तो कैपिटल बोलेंगे रिसिप्ट्स या तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के बीच के अंतर को समझने में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये समझ करके चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट्स को समझाऊं, एक तो समझ गए सर इनफ्लो की बात हो रही है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, पैसा आना रिसिप्ट्स है। लेकिन अब इसके नेचर को अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले कैपिटल रिसिप्ट्स का नेचर होता है नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी ये रिकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब है बच्चों कि ये बार बार नहीं होगा। कोई भी चीज जो बार बार नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, और नॉन रिकरिंग एक कैपिटल रिसिप्ट्स का अहम फीचर है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी फीचर्स होते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा अगर कोई बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस नहीं, मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसी घटनाएं, ऐसे ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो बार बार नहीं हो रहे हैं, वो कैपिटल नेचर के हो जाते हैं। तो ऐसा कोई भी रिसिप्ट जो बार बार वाली घटना में नहीं है, जो आम प्रोसेस में नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग, और वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख रहा हूं नॉन रिकरिंग, ये बार बार नहीं होगा। और इसी के उल्टा अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो यहां पर मैं लिखूंगा रिकरिंग, यानी ये बार बार होगा। आप हिंदी में भी चाहें तो बगल में एरो करके लिख सकते हैं, ये बार बार नहीं होगा, ये बार बार होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये रिसिप्ट्स प्रूफ हो गया। अगली बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कैपिटल रिसिप्ट जो फर्क करेगा, जो अफेक्ट करेगा, वो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करेगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो अफेक्ट करेगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। यानी कैपिटल रिसिप्ट्स किसको करता है? इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और यहां पर अगर मैं बात करूं पॉइंट 2 पे, तो आप लिखेंगे इट डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। बट कैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करेगा सर? जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया कि जैसे आपने स्कूल की बस को बेच दिया। स्कूल का बस क्या होता है? एक
असेट्स होता है। तो जैसे आपने एसेट्स को बेचा, आपका एसेट्स घट गया, आपको पैसे आ गया। यानी जब जब कैपिटल रिसिप्ट होगा तो निश्चित तौर पर या तो आपका एसेट्स घट जाएगा या फिर आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। जैसे आपने कहीं से लोन ले लिया, यह भी बार बार होने वाली घटना नहीं है। तो अगर आपने लोन ले लिया तो पैसा आ रहा है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। यानी जब कभी आपके रिसिप्ट से एसेट्स घट गया या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आप समझ लीजिएगा वो रिसिप्ट है आपका कैपिटल रिसिप्ट। मैं एरो करके यहां पर लिख भी दे रहा हूं। एसेट्स के अंदर एसेट्स को क्या करेगा, ये घटा देगा और लायबिलिटीज को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये चीजें अगर आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं और थर्ड पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं कि इट डज नॉट अफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करता है। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले पे बात पे आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोल रहा हूं तो वो होगा बैलेंस शीट को असर करना, क्योंकि आपको पता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो इट डज नॉट अफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगला नेचर है कैपिटल रिसिप्ट्स का। लेकिन अगर हम इसी चीज को यहां पढ़ेंगे अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट अफेक्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बच्चों ये अफेक्ट करता है। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। हालांकि ये तीन मेन चीजें होती हैं जो आपको समझ करके चलनी है, बट तो ये तीन मेन चीजें थी। अब इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल्स अगर लेने की कोशिश करूं ताकि आपको एग्जांपल समझ आ जाए और एग्जांपल से आपका काम आसान हो जाए ताकि और बेटर आप समझ सको। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लिख दूं मैं यहां पर। आप अगर कैपिटल रिसिप्ट्स में आएंगे तो कैपिटल रिसिप्ट्स में मैं कुछ एग्जांपल लिख सकता हूं। एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर कोई भी आप फिक्स असेट्स बेच रहे हैं तो जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं स्टूडेंट, वो होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। और मैं एग्जांपल लिख दूं इसके अंदर, आप अगर लोन ले रहे हैं, टेकिंग लोन, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो भी आपको पैसे मिल रहे हैं और ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स का ही एग्जांपल होगा। इसी प्रकार से अगर मैं एग्जांपल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कुछ लूं तो स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं फीस रिसीव्ड, क्योंकि ये बार बार मिलता है, ईयर टू ईयर मिलता है, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का होगा। तो ये रहा स्टूडेंट जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच के अंतर को। तो ये आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। और इतनी चीजें होती बहुत सारी चीजें, बट इतनी फिलहाल अपने इस चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे और समझ लोगे। अब इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो बढ़ते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर। बिल्कुल सेम बात मैं वहां भी लिखवाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाते हुए फिर से। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर आ गए स्टूडेंट हम लोग, और यहां भी मैं वैसे ही सारी बातों को लिखवाऊंगा। सबसे पहले अब आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। नंबर 1 पर क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे हम लोग तो होगा यहां पर रिकरिंग मतलब ये बार बार हो रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग और ये रिकरिंग जो बार बार होता है। नंबर 2 इसके अंदर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर पढ़ाया था कि इट अफेक्ट्स बैलेंस शीट, यानी इट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट मैं इसमें समझा दूं कैसे ये अफेक्ट करेगा। अब आप सोचना स्टूडेंट, जब आप कोई असेट्स खरीदते हो, फिक्स असेट्स खरीदते हो, आपके पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नेचर है और बदले में पैसे जा तो रहे हैं, लेकिन बदले में क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, यानी एसेट्स बढ़ जाता है। ये आपका एक्सपेंडिचर है मगर एसेट्स बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने कोई बोरोइंग्स की थी, लोन्स किया था,
अब आप उसे पे करना चाह रहे हो, तो जैसे आप पे करोगे आपकी लायबिलिटीज घट जाएगी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जैसे ही आपके एक्सपेंडिचर से आपका एसेट्स बढ़ जाए या फिर लायबिलिटीज घट जाए, तो ये दोनों चीज आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं वापस से यहां पर थोड़ा थोड़ा छोटा में एरो करके लिख दूं, आपका एसेट्स बढ़ जाएगा और लायबिलिटीज आपकी घट जाएगी, और ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तीसरे नंबर पर फिर मैं वही बात लिखूंगा, इट डज नॉट अफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं करता। बच्चे यहां पर जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख रहा हूं वो अकाउंट समझ करके आप चलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को और किसी तरीके से नहीं समझेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बोल रहा हूं मैं। और यहां पर क्या होगा, इट अफेक्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अफेक्ट करेगा। स्टूडेंट इसमें तीन बातें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, फिर भी मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो मैं चौथे नंबर पे लिख रहा हूं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी बढ़ा देता है एसेट्स का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके फिक्स एसेट्स का एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ाने वाला अगर कोई खर्चा है तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इट इनहांसेस एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी याद आप कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके फिक्स एसेट्स की एफिशिएंसी यानी उसकी परफॉर्मेंस की कैपेसिटी को या फिर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, वो पहले से और अच्छा परफॉर्म करने लगेगा या उसके अंदर पहले से ज्यादा कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं होती यहां पर, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इट डज नॉट अफेक्ट कैपेसिटी ऑफ एसेट्स, अफेक्ट कैपेसिटी ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के परफॉर्मेंस पे इसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहां पर हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट देख सकते हैं चार इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहां पर सीख गए। अब आप एक फ्रेम में इसे देख सकते हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट सीख लिया हम लोगों ने। अब यहां पर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको यहां पर मैंने सिखा दिया। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो वो सीखने के लिए ये बेसिक चीजें जाननी हम लोग को जरूरत थी। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके भी लिखवा दूं, आप चाहो तो एग्जांपल्स लिख सकते हो। यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और अगर उसके अंदर लिखें, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं रीपेमेंट, हमने रिपे कर दिया ऑफ लोन्स, हमने कोई लोन लिया था उसका रिपेमेंट कर दिया, तो वो भी यहीं चला आएगा। और इसके एग्जांपल अगर हम लोग लिखें स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं सैलरीज पेड, सैलरीज पेड। अगर आप कोई सैलरीज पे करते हो तो फिर आप यहां डाल सकते हैं क्योंकि बार बार वो चीजें होती रहती हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं ये एक सिंपल सी बात थी जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये चीजें। बट क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया है, तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ आई हो, कुछ बातें ना समझ आई हो। मगर ये जानने के बाद जब मैं आपको लेकर के चलूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट क्लास के अंदर और बैलेंस शीट, तो मैं इन्हीं का रेफरेंस दे दे करके जब समझाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा यही बात हम वहां थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट आज की क्लास में जानबूझ के छोटी रख रहा हूं और मैं सारे क्लासेस ही कोशिश करूंगा मैक्सिमम 30 मिनट्स का क्लास डालूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने इंटरनेट की चिंता करते हैं, वो पढ़ाई के अलावे भी सोचते हैं वो गाना भी देख सके, वो टिकटॉक भी चला सके, सारा चीज चला सके। तो मैं इसका ख्याल रखते हुए 30 मिनट्स का ही लेक्चर अपलोड करूंगा। लेक्चर अगर बड़ा होगा तो मैं उसे शॉर्ट करके 2 पार्ट में रिलीज करूंगा ताकि बच्चों का इंटरनेट भी बचा रहे और वो पढ़ाई भी करते रहे। तो स्टूडेंट यहां तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग सिखाने वाला हूं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा इन्हीं को यूज करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिए और भी स्टूडेंट्स को रेफर कर दीजिए। आप बता दीजिए कि उनकी क्लासेस यहां पर चल रही है फाउंडेशन से रिलेटेड।
और अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।